नमस्कार। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम अपने लेखन भाग के अंतर्गत संवाद लेखन के विषय में पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे। संवाद लेखन अर्थात दो व्यक्तियों के बीच की परस्पर बातचीत को संवाद कहते हैं। जब इस संवाद को औपचारिक रूप से लिखा जाता है तब वह संवाद लेखन बन जाता है। बच्चों, जब आपको संवाद लेखन करने के लिए दिया जाता है तो इसका तात्पर्य है कि दो व्यक्तियों के मध्य में जो भी बातचीत होती है उसको औपचारिक रूप में हम किस प्रकार से लिखें, ये संवाद लेखन के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। आज हम आपके लेखन भाग के अंतर्गत संवाद लेखन का पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ उसके काठिन्य का निवारण करते हुए अभ्यास कार्य को भी पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी में लेखन भाग के अंतर्गत संवाद लेखन के विषय में अध्ययन करेंगे। संवाद लेखन। संवाद लेखन का अर्थ है बातचीत करना, कथोपकथन, वाद विवाद करना। अर्थात संवाद या अर्थात एक दो व्यक्तियों के बीच की जो बातचीत होती है, जो कथोपकथन होता है, जो वाद विवाद होता है, वह संवाद कहलाता है। अंग्रेजी भाषा में संवाद के लिए शब्द है डायलॉग। अंग्रेजी भाषा में आप लोग डायलॉग पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में उसका अर्थ है संवाद। संवाद में एक के बाद दूसरा व्यक्ति अपनी बात कहता है। अर्थात जब दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत होती है तो एक व्यक्ति यदि कोई बात कहता है, उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति उसके बात का उत्तर देता है, अब यह संवाद के अंतर्गत आता है। इसको यदि हम पारिभाषिक रूप में देखें तो संवाद बातचीत की, कथोपकथन की वह शैली है जिसके अंतर्गत लेखक गद्य की क्रमबद्धता को स्वीकार न करके हर पात्र को स्वतंत्र रूप से उसके नाम के साथ लिखता है और उसके सामने उसके कहे हुए मनोभाव को प्रस्तुत करता है। यदि हम संवाद लेखन के को पारिभाषिक रूप में देखते हैं तो संवाद लेखन बातचीत की या कथोपकथन की वह शैली होती है जिसके अंदर गद्य की क्रमबद्धता, अर्थात हम उसको अनुच्छेद में न लिखकर हर पात्र का नाम स्वतंत्र रूप से लिखते हैं। जैसे यदि अध्यापक और छात्र के मध्य वार्तालाप है तो अध्यापक लिखेंगे और उसके सामने उसके द्वारा कहे हुए मनोभाव को लिखेंगे। फिर हम छात्र लिखेंगे और तत्पश्चात छात्र द्वारा दिए गए मनोभाव को प्रस्तुत करेंगे। अर्थात संवाद बातचीत की या कथोपकथन की वह शैली है जिसके अंतर्गत लेखक जो औपचारिक रूप से उस संवाद लेखन को लिख रहा है वह गद्य की क्रमबद्धता को स्वीकार न करके हर पात्र को, जिन दो व्यक्तियों के मध्य संवाद हो रहा है, उन दो व्यक्तियों के नाम को स्वतंत्र रूप से लिखता है और उसके सामने कहे हुए मनोभाव को प्रस्तुत करता है। तो संवाद का अर्थ है बातचीत करना, कथोपकथन करना, और संवाद लेखन वह शैली है
जिसके अंतर्गत स्वतंत्र रूप से उन पात्रों के नाम लिखकर उनके सामने उनके कहे हुए मनोभाव को प्रस्तुत करता है। यह संवाद लेखन होता है। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो सरल शब्दों में दो व्यक्तियों की आपस की बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। यदि दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो वह संवाद कहलाता है अथवा वार्तालाप कहलाता है। जब दो व्यक्ति किसी भी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को ही संवाद कहते हैं, और जब उस बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। अर्थात दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं, कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे वो अध्यापक छात्र हो सकते हैं, दो मित्र हो सकते हैं, दो पिता पुत्र हो सकते हैं, माता पुत्री हो सकती है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वह संवाद कहलाता है, और जब उसको औपचारिक रूप से लिखित रूप दिया जाता है तो वह संवाद लेखन होता है। अब देखिए आगे संवाद लेखन क्या होता है, कैसे लिखना चाहिए, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। फिर हम आगे बताएंगे कि संवाद लेखन करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। संवाद लेखन में भाषा सरल, पात्र और विषय के अनुकूल होना चाहिए। छात्र जिसके साथ वार्तालाप कर रहा है उसके इस तरह अनुकूल व सरल शब्दों में अपनी बात को पूर्ण कर सकता है। अर्थात जब दो व्यक्तियों के बीच में जब वार्तालाप होता है और जब हम उसको लिखित रूप देते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वह भाषा उसकी सरल होनी चाहिए, विषय के अनुकूल होनी चाहिए। छात्र जिसके साथ वार्तालाप कर रहा है उसके स्तरानुकूल व सरल शब्दों में अपनी बात को पूर्ण कर सकता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया कि संवाद किसे कहते हैं। संवाद अर्थात दो व्यक्तियों के आपस की बातचीत को संवाद कहते हैं। सरल शब्दों में हमने जाना कि दो व्यक्तियों के आपस की बातचीत को संवाद कहते हैं, और जब उसी संवाद को लिखित रूप दिया जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवादों की भाषा सरल तथा भावानुकूल हो। संवाद विषय तथा पात्र के अनुकूल हो। भाषा छोटे, रोचक और प्रभावपूर्ण होने चाहिए। संवादों के वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए। अर्थात जो अभी मैंने ऊपर आप लोगों ने ये पढ़ा था, इस भाषा सरल होनी चाहिए, विषय के अनुकूल होनी चाहिए और उनका रोचक और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए, ना कि बहुत बड़े वाक्य। जब आप लिखेंगे तो संवाद का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हमेशा संवाद लेखन ये करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा छोटे छोटे वाक्य कीजिएगा, जिससे कि मात्राओं की त्रुटियां ना हो सके और संवाद स्पष्ट रूप से व्यक्त हो सके। अब संवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है? संवाद क्या होता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं? संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक होते हैं, जो पाठक या श्रोता का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। संवाद हमेशा छोटे होते हैं और स्वाभाविक होते हैं। जैसे दो व्यक्तियों के मध्य में जो बातचीत होती है वो स्वाभाविक रूप से संवाद लेखन में लिखा जाता है, और वो पाठक जो होता है या जो श्रोता होता है उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। संवाद परस्पर संबद्ध होते हैं। संवादों की भाषा सरल, विषय और पात्र के अनुकूल होती है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि संवाद लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाषा पात्र के अनुकूल और सरल हो। तो यहाँ पर उसकी एक विशेषता तो ये भी हो गई कि हाँ, संवादों की भाषा सरल और पात्र के अनुकूल होती है। संवाद में औपचारिकता तथा रूखापन नहीं होता। सरस और आत्मीय संवादों का प्रयोग किया जाता है।
संवादों में औपचारिकता नहीं होती है। जिस तरह से जब दो मित्रों के बीच की जो बातचीत होती है उसको जब हम शुद्ध हिंदी में लिखते हैं वही संवाद लेखन होता है। संवाद लेखन में आत्मीयता होती है। संवादों की भाषा प्रवाहमयी होती है। बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन भाषा की गरिमा को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसा ना हो कि संवाद लिखते समय बहुत सारे बच्चे कुछ भी अनुचित शब्द लिख देते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। संवाद लेखन करते समय बनावटी भाषा का प्रयोग मत कीजिए, लेकिन जब दो व्यक्तियों के बीच की जो बातचीत है, भाषा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप उस भाषा का प्रयोग कीजिए और संवाद लेखन कीजिए। आगे देखिए, संवाद लेखन में पात्रों के मनोभाव, विचार, मुद्रा आदि को कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे संवाद लेखन में लिखते समय हम ये कोष्ठक में लिखते हैं कि वह सोचता है, वह मन में सोचता है और ये बात कहता है। तो जो बात वह सोचता है, जो विचार उसके मन में आते हैं, वह कोष्ठक के अंदर, कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट, कोष्ठक के अंतर्गत लिखे जाते हैं। संवादों में भावानुसार विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ये श्रोता के भावों के सही वाहक होते हैं। विराम चिन्ह जब आपको पढ़ाया गया था तब ये स्पष्ट किया गया था कि जब भी यदि आप विराम लिखते हैं और विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं करते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ हो जाता है। संवाद छात्र जिसके साथ संवाद कर रहे उसके स्तरानुकूल व अलग भाषा का निर्माण स्वयं कर लेंगे। अर्थात यदि छात्र जब संवाद लेखन करता है तो जिस भी दो व्यक्तियों के मध्य की वह संवाद लेखन कर रहा है उसको अपने स्तर के अनुकूल उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए, भाषा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वह संवाद लेखन कर न सकता है, उसे संवाद लेखन करना चाहिए। तो संवाद दो व्यक्तियों के आपस की बातचीत को संवाद कहते हैं और संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए और कह सकते हैं कि जब दो व्यक्तियों के आपस की जो बातचीत होती है उसे संवाद कहते हैं और जब उसको लिखित रूप दिया जाता है तो वह संवाद लेखन के अंतर्गत आता है। संवाद लेखन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक होते हैं जो पाठक या श्रोता का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। संवाद परस्पर संबद्ध होते हैं। संवाद की भाषा सरल, विषय और पात्रों के अनुकूल होती है। संवाद में औपचारिकता तथा रूखापन नहीं होता है। सरस और आत्मीय संवादों का प्रयोग किया जाता है। लेखन करते समय ये विशेष ध्यान रखिएगा कि आप छोटे छोटे वाक्य लिखिएगा, आकर्षक शब्दों का प्रयोग करते हुए, और रूखापन नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सरस होना चाहिए। संवादों की भाषा प्रवाहमयी होती है। बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। भाषा की गरिमा को भी ध्यान में रखा जाता है। ये याद रखिएगा कि संवाद लेखन करते समय भाषा की गरिमा को विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप संवाद लेखन करते समय अनुचित भाषा का, अनुचित शब्दों का प्रयोग करें जिससे आपका लेखन पूर्णतः अनुचित स्तर पर पहुंच जाए। संवाद लेखन में पात्रों के मनोभाव, विचार, मुद्रा आदि को कोष्ठक में लिखते हैं। मैंने आपको बताया कि यदि पाठक अपने विचार करता है, कुछ सोचता है तो उसे वह कोष्ठक में लिखता है। संवादों में भावानुसार विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ये श्रोता के भावों के सही वाहक होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो श्रोता होता है, यदि विराम चिन्ह का हम उचित प्रयोग नहीं करते हैं तो वह श्रोता के भाव को स्पष्ट नहीं कर पाएगा, वह वक्ता के भाव को भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं करेगा और शब्द का, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमेशा उचित विराम चिन्हों के द्वारा ही संवाद लेखन करना चाहिए। संवाद लेखन करते समय विराम चिन्ह का उचित प्रयोग करना चाहिए। हमेशा भाव
और विचार को एकदम सही स्वरूप में देकर लिखना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम एक उदाहरण देखते हैं और इस उदाहरण के द्वारा हम संवाद लेखन को पूर्णतः जानने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण है, गृह कार्य न करके लाने पर अध्यापिका और कविता के बीच 40 से 50 शब्दों का संवाद लेखन कीजिए। जब यदि गृह कार्य करके नहीं ला रहे और उसका अध्यापिका और कविता पात्र है छात्रा, उनके बीच का संवाद लेखन करना है। ये याद रखिएगा कि ये जो संवाद लेखन का उदाहरण दिया जा रहा है, आप इसे ध्यान में रखते हुए अपना संवाद लेखन पूर्ण कीजिएगा। हमेशा संवाद लेखन बहुत बृहद मत लिखिएगा, छोटे में, आकर्षक रूप में और उचित शब्दों के द्वारा आप संवाद लेखन पूर्ण कीजिएगा। देखिए, अध्यापिका कविता की ओर इशारा करते हुए, अब वो इशारा कर रही है, ये उनका मुद्रा है। मैंने अभी आपको उदाहरण पहले क्या बताया था, जो विचार होता है, जो मुद्रा होता है, उसे हम कोष्ठक में लिखते हैं। कविता, तुमने, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम गृह कार्य करके लाई हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात अध्यापिका कविता से प्रश्न कर रही है। कविता, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम गृह कार्य करके लाई हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब कविता छात्रा डरते हुए, इसका ये उसके भाव है, इसलिए इसे हम कोष्ठक में लिखेंगे। मैडम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, नहीं, पूर्ण विराम। ऊपर क्या था, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहां पे क्या है, पूर्ण विराम। ऊपर अध्यापिका कविता से प्रश्न कर रही है, इसलिए वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहां पर वह उत्तर दे रही है तो वो कह रही है नहीं। अध्यापिका, क्यों, फिर अध्यापिका प्रश्न कर रही है तो आगे क्या हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह। कविता, कल मेरी माताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। ठीक है, एक वाक्य उसने बताया कि कल उनके माताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, पूर्ण विराम। अतः मैं गृह कार्य नहीं कर पाई, पूर्ण विराम। यानी उसने अपनी बात को दो वाक्यों में पूर्ण किया। अगर हम पूर्ण विराम नहीं करते तो यह वाक्य स्पष्ट नहीं होता कि कल माताजी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं गृह कार्य नहीं कर पाई। अध्यापिका सांत्वना देते हुए, ये भी मन के भाव है, इसलिए इसको भी कोष्ठक में लिखते हैं। कोई बात नहीं कविता, अब माताजी कैसी हैं? फिर यहाँ पे प्रश्न कर रही है, एक उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं कविता, और फिर वह आगे प्रश्न कर रही है कि अब माताजी कैसी हैं? कविता, अब वे पहले से ठीक है, उत्तर दे रही है, अब वह पहले से ठीक है, पूर्ण विराम। अध्यापिका, ठीक है कविता, तुम अपना गृह कार्य कल करके लाना। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने, अगर तुम्हारी माताजी की तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, तुम अपना गृह कार्य कल पूर्ण करके ले आना। कविता, धन्यवाद मैडम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं अपना गृह कार्य आज ही पूर्ण कर लूंगी, पूर्ण विराम। तो यहाँ पे हमने देखा कि विराम चिन्हों के द्वारा उस भाव, ये दो अध्यापिका और छात्रा के मध्य की बातचीत का संवाद लेखन है, और ये विराम चिन्हों के द्वारा पूर्णतः स्पष्ट हो सका है कि अध्यापिका क्या कहना चाह रही है और उसका उत्तर छात्रा ने किस प्रकार दिया। इस उदाहरण में इसके द्वारा यह स्पष्ट है कि इनकी आपका जो संवादों की भाषा है वह एकदम गरिमापूर्ण है, बहुत बड़ा बड़ा वाक्य नहीं लिखा गया, बहुत छोटे छोटे रोचक शब्दों में लिखा गया है, मनोभावों को कोष्ठक में लिखा गया है, और इस तरह से यह संवाद लेखन पूर्णतः सही है। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। गृह कार्य न करके लाने पर अध्यापिका और कविता के बीच 40-50 शब्दों का संवाद लेखन कीजिए, अर्थात आपके प्रश्न पत्र में इतना ही प्रश्न बनकर आएगा। आगे का आपको स्वयं अपने शब्दों में अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए उचित रूप में पूर्ण करना है। अध्यापिका, एक छात्रा है कविता, उसकी ओर इशारा करते हुए कहती है,
कविता विस्मयादिबोधक चिन्ह, वो उनका नाम लेती है और आश्चर्य से मतलब उसको बुलाती है, कह सकते हैं कि आज्ञा के रूप में। तुम गृह कार्य करके लाई हो, प्रश्न कर रही है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जैसे उनके जो मनोभाव थे वो हमने कोष्ठक में लिखा, कविता नाम है और इसलिए उसके आगे हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। फिर अब प्रश्न कर रही हैं कि तुम गृह कार्य करके लाई हो, तो यहां पर क्या लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। कविता डरते हुए, अब कविता के मन का क्या भाव विचार आ रहा है, वो डर रही है, वह भयभीत हो रही है, तो वह डरते हुए कहती है मैडम, यहाँ पे भी वह मैडम को उद्घोषित कर रही है, मैडम को बोल रही है, तो मैडम विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं, एक शब्द में उसने उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया और वहां पर पूर्ण विराम। अध्यापिका फिर प्रश्न कर रही है, क्यों, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। कविता फिर कह रही है, कल मेरी माताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसने एक उत्तर क्या दिया कि कल मेरी माताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, अतः मैं गृह कार्य नहीं कर पाई। वो बता रही है कि इसलिए उसने वो जो प्रश्न करती है कि क्यों तुमने पूर्ण नहीं किया, तो उसका उत्तर देती है कि कल उनकी माताजी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं कर पाई। अध्यापिका सांत्वना देते हुए, यहाँ पर सांत्वना देते हुए कोष्ठक में लिखा गया है, अर्थात यह एक मनोभाव है अध्यापिका का, ये मन के उनके भाव है, विचार है, इसलिए इसे हम कोष्ठक में लिखेंगे। कोई बात नहीं कविता, अब माताजी कैसी हैं, वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, एक उन्होंने उसको सांत्वना दिया कि कोई बात नहीं, तुमने गृह कार्य नहीं किया। अब फिर दूसरा प्रश्न करती है कि अब माताजी कैसी हैं, प्रश्न पूछ रही है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर कविता क्या उत्तर दे रही है, अब वे पहले से ठीक है, अर्थात अब उनकी तबीयत पहले से ठीक है, या उनके प्रश्न का उसने कविता ने उत्तर दिया। अध्यापिका, ठीक है कविता, अल्प विराम लगा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है कविता, अल्प विराम, अर्थात यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे। ठीक है कविता, तुम अपना गृह कार्य कल करके लाना, अर्थात इन दोनों वाक्यों के बीच का अंतर समझ में आ गया। पहले तो वो कह रही है ठीक है कविता, वहां पे अल्प विराम लगा है, थोड़ी देर रुकेंगे, तुम अपना गृह कार्य कल करके लाना। कविता उत्तर देती है धन्यवाद मैडम, कविता खुश हो जाती है और वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं अपना गृह कार्य आज ही पूर्ण कर लूंगी, अर्थात वह उनकी बात का उत्तर देते हुए कहती है कि मैं अपना गृह कार्य आज ही पूर्ण कर लूंगी और कल मैं आपको अपना गृह कार्य दिखा दूंगी। तो उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि संवाद लेखन करते समय आपकी भाषा छोटी, आपके शब्द वाक्य छोटे होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए, और आप संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को पूर्ण कर सके। ये संवाद लेखन का एक मुख्य आधार होता है। यदि हम वाक्य बड़े रखेंगे तो हमारी बात स्पष्ट नहीं होगी, और संक्षिप्त और छोटे शब्दों में अपनी बात को हम पूर्णतः स्पष्टता के साथ पूर्ण करके बता सकते हैं। तो संवाद लेखन करते समय ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। यदि आप संवाद लेखन करते समय इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी भाषा अस्पष्ट हो जाएगी, और यदि आप अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा अमर्यादित हो जाएगी और आपका संवाद लेखन अनुचित हो जाएगा। तो संवाद लेखन, तो बच्चों आज हमने संवाद लेखन के विषय में संवाद लेखन के विषय में पूर्ण रूपेण अध्ययन किया। हमने जाना कि जब दो व्यक्तियों के बीच की जो परस्पर बातचीत होती है वह संवाद लेखन कहलाता है। जब दो व्यक्तियों के मध्य में जब बातचीत होता है, वार्तालाप होता है, वाद विवाद होता है, कथोपकथन होता है, तो वह संवाद कहलाता है।
और जब हम संवाद को लिखित रूप दे देते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। फिर हमने संवाद लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लेखन करते समय आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी भाषा सरल होनी चाहिए और पात्र एवं भावों के अनुकूल होनी चाहिए। संवाद हमेशा छोटे छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए, रोचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और विराम चिन्ह का उचित प्रयोग करते हुए आपको संवाद लेखन पूर्ण करना चाहिए। तब आपका संवाद पूर्ण रूप से स्पष्ट होगा और तब आपका संवाद लेखन सही कहलाएगा। तो आज हमने पढ़ा संवाद लेखन किसे कहते हैं, ये बताया कि संवाद का अर्थ होता है बातचीत करना, कथोपकथन अथवा वाद विवाद। अंग्रेजी भाषा में संवाद के लिए डायलॉग शब्द का प्रयोग होता है। ये परिभाषा मैंने उसकी आपको बताई कि बातचीत की, कथोपकथन की वह शैली जिसके अंतर्गत गद्य की क्रमबद्धता को स्वीकार न करके हर पात्र को उसके नाम के साथ लिखा जाता है और उसके कहे हुए मनोभाव को प्रस्तुत किया जाता है। यदि हम सरल शब्दों में देखें तो दो व्यक्तियों की आपस की बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। अब दो व्यक्तियों की किसी भी विषय पर बातचीत को जब हम लिखित रूप देते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद की मैंने कई सारी विशेषताएं भी बताई कि संवाद लेखन करते समय आपके शब्द संवाद छोटे होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, रोचक होने चाहिए, जो पाठक या श्रोता का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। संवाद की भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए। भाषा की गरिमा को भी विशेष ध्यान रखते हुए आप संवाद लिखा कीजिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। संवाद लेखन करते समय पात्र और मनोभाव, विचार, मुद्रा आदि को कोष्ठक में लिखते हैं। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था और उदाहरण के द्वारा भी यह स्पष्ट किया कि जो मनोभाव होते हैं, जो विचार है, उसे आप कोष्ठक में लिखिएगा। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए आप संवाद लेखन कीजिएगा। ये उदाहरण मैंने आपको दिया और स्पष्ट है कि आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा और इसमें अब संवाद लेखन करते समय आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप स्पष्टता के साथ संवाद लेखन पूर्ण कर सकेंगे। तो बच्चों, आज हमने संवाद लेखन के विषय में पूर्ण रूपेण अध्ययन किया। हमने जाना कि जब बातचीत को, वार्तालाप या कथोपकथन को हम औपचारिक रूप से लिखते हैं तो वह संवाद लेखन के अंतर्गत आता है। संवाद लेखन करते समय आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए, तभी आप संवाद स्पष्टता से पूर्ण कर सकेंगे। संवाद लेखन करते समय जो विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। यदि हम विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः संवाद लेखन करते समय विराम चिन्ह का आप उचित प्रयोग कीजिएगा और हमेशा जो विचार है, जो बोलने वाला है, जिसके विचार को आप लिख रहे हैं, जो उसके मन में चलने वाले विचार है, जो उसकी मुद्रा है, उसे आप कोष्ठक में लिखिएगा, जो कि हम उदाहरण के द्वारा आपको बता चुके हैं। तो बच्चों, आज हमने संवाद लेखन के विषय में पूर्ण रूप में अध्ययन किया। बच्चों, आपको अपनी हिंदी ब की उत्तर पुस्तिका में पीडीएफ द्वारा भेजे गए संवाद लेखन को स्पष्ट एवं सरल शब्दों में पूर्ण करना है।
संवाद लेखन का जो अभ्यास कार्य है वह आप स्वयं पूर्ण करेंगे। पूर्ण करते समय भाषा की गरिमा को विशेष ध्यान दीजिएगा। अपना लेखन स्पष्ट और सुंदर बनाइएगा। आपकी भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए। तो आज आप अपनी हिंदी ब की उत्तर पुस्तिका में पीडीएफ के द्वारा भेजे गए संवाद लेखन को पूर्ण करेंगे। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।